डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 नहीं करते, हम जजेस की वीडियोस नहीं बनाते और इस तरह उनको प्रेशराइज नहीं करते। हम माफिया नहीं हैं, हम अवाम के लिए आए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे पर बनाए थे, राना सनाउल्लाह का केस भी पुरानी हुकूमत में बना हुआ है। वो राना सनाउल्लाह जिनके ये यहाँ पर आकर जिनके गुण गा रहे हैं, ये खुद मुझे बताएं, क्या 2016 में चौधरी निसार साहब इनके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए थे और उन्होंने इन्हें नहीं बताया था कि ANF की रिपोर्ट से उनके अगेंस्ट और वो उनको पकड़ना चाहती हैं? इनसे पूछें क्या इन्होंने साफ पानी पे नहीं लूटा, इनसे पूछें क्या इन्होंने आशियाना पे नहीं लूटा, इनसे पूछें इन जद्दी पुश्तों ने क्या स्टेट की BMW अपने घर नहीं रखी हुई थी, इनसे पूछें कि इन्होंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आलिया हमज़ा ने आज पूरे ऐवान में सन्नाटा तारी कर दिया। आप जानते हैं कि आलिया हमज़ा ने किन जुल्म और जबर का सामना किया, किस तरह उनके मुंह पर कपड़ा डालकर सर पर बंदूक रखकर। ये वो कहानी है जो आलिया हमज़ा ने अपनी ज़बानी सुनाई है कि उन्होंने किस किस्म के जुल्म का मुकाबला किया। शहबाज शरीफ ऐवान में आंख तक न उठा सके, पूरी असम्बली की चीखें निकलवा ऐवान में सख्ता तारी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। लोग अजीब हैं कि सरे राह झूठ बोलते हैं। स्पीकर साहब इतने बड़े प्रोफेसर और यहाँ आकर ने आज ये इजलास अवाम के पैसों पर बुलाया था। पहले तो इनसे इसका जवाब ले, फिर 2-2 घंटे खड़े होकर इदारों को मलाइन करते हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है, 2-2 घंटे यहाँ आकर इदारों को मलाइन करते हैं। तो जनाबे स्पीकर, ये अवाम का पैसा है, हम अवाम के कस्टोडियन हैं, एक एक पाई का हिसाब रखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, अगर इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की नुमाइंदगी करनी है तो इन्हें हमारी तरह रात के 12-12 बजे तक यहां बैठकर इस इजलास को सुनना था। बजट स्पीच के 86 आपने खुद बताया, इतनी लंबी बजट स्पीच आज तक नहीं हुई। उसके बाद आज इस इजलास को बुलाने का मकसद, हमें दूर दूर से बुलाने का मकसद क्या सिर्फ इतना था कि भीख मांगी जाए? और वो राना सनाउल्लाह जिनके ये यहाँ पर आकर जिनके गुण गा रहे हैं, ये खुद मुझे बताएं, क्या 2016 में चौधरी निसार साहब इनके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए थे और उन्होंने इन्हें नहीं बताया था कि ANF की रिपोर्ट से उनके अगेंस्ट और वो उनको पकड़ना चाहती हैं और उस वक्त के वजीर आजम ने उनको खामोश रहने का कहा था? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे पर बनाए थे, राना सनाउल्लाह का केस भी पुरानी हुकूमत में बना हुआ है। हमने कुछ नहीं किया। फिर ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो जी जरूर आएंगी। इसलिए आएंगी कि हम डॉन लीग्स नहीं करते, हम डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 नहीं करते, हम जजेस की वीडियोस नहीं बनाते और इस तरह उनको प्रेशराइज नहीं करते। हम माफिया नहीं हैं, हम अवाम के लिए आए हैं। अब मुझे ये बता दें कि आज और उस जमाने में डॉलर की प्राइस में कितना फर्क था। आज और उस जमाने में जो टैक्स के ऊपर परसेंटेज है, भाई सुन लेना जी, सुन ले, मैं आपको तो नहीं कह रही, मैं तो चेयर को एड्रेस कर रही हूँ। उस वक्त के ज़माने में और आज के ज़माने में हमारी पेट्रोल की परसेंटेज जो हुकूमत टैक्स लेती है उसमें कितना फ़र्क है। फिर ये कहते हैं, फिर मैं इनसे ये कहूँगी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो इन्होंने पढ़ी है, काश कि इन्होंने IMF की रिपोर्ट भी पढ़ी होती। IMF की रिपोर्ट है और जो इसी वक्त इसी महीने के 4-5 दिन पहले शाया हुई है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट सारा मलबा इन्हीं की हुकूमत पर डालती है। इनसे पूछें क्या इन्होंने साफ पानी पे नहीं लूटा, इनसे पूछें क्या इन्होंने आशियाना पे नहीं लूटा,
ان سے پوچھیں ان جدی پشتوں نے کیا اسٹیٹ کی BMW اپنے گھر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے زلزلہ متاثرین کے پیسے نہیں کھائے؟ بیواؤں کے نام پر ہم نے لوٹا ہے جو آج یا آ کر ہمیں تانے دیں گے؟ مجھے تو صرف اتنا بتا دے، ان کے کیمپ آفیسز، ان کے CM آفیسز، ان کے اپنے گھر سب انہوں نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیے ہوئے تھے، ان کے علاج سرکاری تھے، ان کے فیملی سمیت دورے جو نواز شریف صاحب نے 4 سال میں جہاں ان کے اپنے فلیٹ اور کاروبار تھے وہاں انہوں نے دورے کیے. کتنے دورے کیے؟ 22 دورے کیے جو عوام کے خرچ پر کیے، اور وہاں پر انہوں نے 3 کروڑ کا ٹپ دیا، وہاں پر انہوں نے 6 کروڑ کے تحفے دیے. وہ کس کا پیسہ تھا؟ ان کی جیبوں کا پیسہ نہیں تھا، اس عوام کا پیسہ تھا، اور ہمیں اس کا درد ہے. پھر زرداری صاحب کے اوپر 5 سالہ دور میں جہاں دبئی کا ان کا اقامہ تھا 58 نجی دورے کیے، 58 میں سے جو 48 تھے دورے وہ ان کے نجی دورے تھے. 2 کروڑ کی ٹپ دی انہوں نے، کس پیسے سے؟ اس عوام کے پیسے سے. 5 کروڑ کے تحفے دیے، کس پیسے سے؟ اس عوام کے پیسے سے. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا that has risen to alarming level of 75% of GDP. کاش کہ یہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ جو ان کا پبلک ڈیٹ تھا وہ 75% GDP پر پہنچ چکا تھا. ان کے جو ہوم میڈ فیکٹرز تھے، جیسے انہوں نے سٹرکچر ریفارمز نہیں کیے، ان ایفیشینٹ یہ جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز تھے انہوں نے ان کی سٹیبلٹی کو اروٹ کر دیا. ان کے ریزروز اتنے کم ہو چکے تھے ڈسپائٹ کہ انٹرنیشنل ریزروز steadily dropping since September 2016. ان کا جو gross revenue تھا that stood at 1.7 month of import cover in May end. اور میرے خیال میں انہیں وہ 7 صفحے ضرور پڑھنے چاہیے جو چارٹ شیٹ ہے ان کی حکومت کے خلاف، اور اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب اپنی پوری ایفرٹ کرے اس اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ how PML and mismanage the energy sector by delaying tariff increase which ultimately balloons circular debt. جو 1500 کا سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے تھے جو ہمیں بلیم کرتے ہیں گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائسز انکریز کرنے پہ. پھر میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں تو مہنگائی کے فگرز بھی میں ان کو بتا دوں. فگرز پہ بات، فیکٹس پہ بات. جب نانا بھٹو کا دور تھا 36% انفلیشن تھی. جب زرداری صاحب کا دور تھا اس وقت 27% انفلیشن تھی. PMLN کے اپنے دور میں 9.9% انفلیشن تھی. آئسولیٹ ہو چکا تھا. آج وہ وقت ہے جہاں ہر جگہ پاکستان. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. عالیہ حمزہ نے آج اسمبلی کے اندر اس حکومت کو نچوڑ کے رکھ دیا. عالیہ حمزہ نے ایسے فیکٹ اور فگر سامنے رکھے کہ یہ حکومت کوئی جواب نہ دے سکی اور اپنا منہ چھپاتی پھری. جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا. عالیہ حمزہ کا کہنا تھا کہ ایک دن آئے گا ان کا بھی احتساب ہوگا.